कहानी द गोल्ड वॉच। पिछले अनेक रातों की तरह शंकु उस रात भी नहीं सो सका। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, किंतु इससे भी काम नहीं बना। वह जितना अधिक सोचता था, उसकी चिंता उतनी ही अधिक बढ़ी हुई मालूम होती थी। उसने उस अंधेरे में अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। तो भी उसे सब कुछ इतना साफ साफ दिखाई दे रहा था, मानो वह दिन में देख रहा हो। सूना पड़ा हुआ दफ्तर का कमरा, जब सभी लोग दोपहर के भोजन के लिए बाहर चले जाते हैं। कांच की खिड़की थोड़ी सी भिड़ी हुई थी। अंदर रखी हुई टेबल के एक किनारे पर कुछ मोटी पुस्तकें रखी हुई थी। दूसरे किनारे पर एक कलम, स्याही की बोतल तथा ऐसी ही कुछ वस्तुएं रखी हुई थी। और बीच में एक पुस्तक पर सोने की चेन लगी हुई एक सोने की घड़ी रखी हुई थी। खिड़की को खोलिए और अपना हाथ लगभग 1 फुट अंदर की ओर बढ़ाइए और आप इस घड़ी को उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोपहर के भोजन के लिए बाहर चला गया है, किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। पिछले अनेक दिनों किए गए अपने प्रयास, अपना भय और अपना संकोच उसे याद आने लगा। उसे उस समय वहाँ कोई भी नहीं देख रहा था, तो भी उसे भय लग रहा था। वह कांप रहा था और उसकी सांस तेजी से चल रही थी। यही कारण था कि वह घड़ी उठाने से हर बार रुक जाता था और अधिक देर तक टाल मटोल करने से काम नहीं चलने वाला था। यदि वह और अधिक सोच विचार करता है तो वह कुछ भी कर सकने योग्य नहीं रहता। संभवतः वह मूर्खता के कारण अपने मन की इच्छा को जोर से भी कह सकता था। इसलिए उसे अगले दिन उस वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लेना होगा। यदि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता है तब शंकु के विचार उसके अपने जीवन को पीड़ा देने वाली समस्याओं के आसपास ठहरने लगे। अगला दिन तीसरे महीने का तीसरा दिन होगा। अगले 3 दिन में उसे 13 दिन का वेतन 13 रुपये के रूप में मिलेगा। एक दुकान से खरीदी हुई वस्तुओं के बदले उसे उसको 4.5 रुपये देने हैं। तब उसके पास 8.5 रुपये बचेंगे। पिछले महीने अपनी माँ की मृत्यु की बरसी के लिए जब वह घर गया था, तब उसने फंड से जो 10 रुपये लिए थे, उनमें से उसने अभी तक केवल 5 रुपये चुकाए थे। उसे बाकी के 5 रुपये भी 6 पैसे प्रति रुपया प्रति सप्ताह के ब्याज के साथ अवश्य दे देने चाहिए। चाय की दुकान पर पिछले चले आ रहे 1.5 रुपये के अलावा 2 सप्ताह के 3 रुपये से अधिक और देने हैं। चावल, बीड़ी आदि वस्तुओं के उसे अली के 6 रुपये देने हैं। मकान का किराया 3 रुपये प्रति माह था। इन धनराशियों के अतिरिक्त उसने 12 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे छोटे छोटे कर्जे अनेक लोगों से ले रखे थे। 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया था कि 1 रुपया मछली वाली को भी दिया जाना चाहिए। शंकु ने मन ही मन उस सारी धनराशि को जोड़ लगाया जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था और उसकी भी दूसरी भी आवश्यकताएं थीं। उसने 3 रुपये अपनी पत्नी से उधार ले रखे थे। यह उधार उस धनराशि में था जो शंकु की पत्नी ने धीरे धीरे इधर उधर से पैसे बचाकर जमा की थी, ताकि उसके छोटे बच्चे के लिए कमर में बांधने के लिए जंजीर बनाई जा सके। उसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वह उस महीने के वेतन में से उसे कमर की जंजीर अवश्य खरीद देगा। शंकु का हृदय अनियंत्रित होकर तेजी से धड़कने लगा। अपने हृदय की धड़कनों के बीच उसे सुनाई पड़ने लगा चाय वाले चुन्नी का तीखा सुर, अली की खोखली हंसी और बेहुदी गालियां और फंड के इंचार्ज लोन पंड की क्रोध भरी बातचीत। उसे लगा जैसे ये सब लोग उसे शरारती लड़कों की तरह हाथ में लाठियां लेकर एक आवारा कुत्ते की तरह से घेर रहे हैं। कितना भयानक दृश्य था। इस सब को असहनीय पाकर शंकु करवट बदलकर पेट के बल लेट गया और उसने सोचा, कल उसकी घड़ी उठा लेने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या उससे उसे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे? 15 तक से काम चल जाएगा। 15 और 8.5 अर्थात 23.5 रुपये। इससे 15 रुपये से अधिक ही मिलेंगे। वह अपना कर्जा उतारने और शांति से रहने योग्य हो जाएगा। एक ऋण मुक्त जीवन। ऐसा सोचते हुए आराम के साथ वह नींद में डूब गया। सुबह हो गई। यह क्या, तुम अभी तक सोए हुए हो? धीरे से शंकु का कंधा हिलाते हुए उसकी पत्नी ने कहा। सूरज निकले हुए बहुत देर हो चुकी है। शंकु ने जल्दी से अपना सिर उठाया। उसकी पत्नी ने छोटे बच्चे को गोद में उठा लिया जो उसकी ओर रेंगता हुआ आ रहा था और शंकु से पूछा, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? अरे हाँ, उसने कहा और बिस्तर से उठ गया। प्रातःकाल के सूरज की सुनहरी किरणें जो पूर्व दिशा की ओर वाले बांस के हरे भरे झुरमुट को भेद कर आ रही थी तथा ताड़ के पत्ते वाले पुराने छप्पर पर चमक रही थी, को देखते हुए जल्दी जल्दी आंगन में उतर गया।
सदैव की भांति हाथ मुंह धोए काम पर जाने वाले अपने कपड़े पहने और अपने कारखाने के लिए निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने कहा, सुनो, बच्चे के लिए कोई मलहम जरूर खरीद कर लाना, कहते हुए उसकी ओर और एक आदेशात्मक दृष्टि डाली। शंकु को लगा कि बच्चे के शरीर की प्रत्येक पकती हुई फुंसी उसकी ओर भयानक रूप से घूर रही हैं। एक पल खामोशी से गुजर गया। किस तरह का मलहम? शंकु ने एक मूर्ख व्यक्ति की तरह पूछा। फुंसियों वाला मलहम, पत्नी कहती गई। तुम्हारा आशय है कि तुमने बच्चे के पूरे शरीर की फुंसियाँ नहीं देखी हैं? ओह हाँ। कितने पैसे वाला मलहम? कम से कम 13 पैसे वाला। कम से कम 3 दिन तो बच्चे के शरीर पर यह लगाना ही होगा। वह सिर झुकाकर चलने लगा। अजी सुनते हो? उसने कोमल स्वर से पुकारा। शंकु ने पीछे घूमकर देखा। उसकी पत्नी ने मीठी आवाज में कहा, शाम को जब वापस आओ तो 2 पके केले लेते आना। बच्चा रात को रोने लगता है और उसे देने के लिए मेरे पास दूध नहीं। अपने बाएं हाथ से अपना ब्लाउज ऊपर खींचती हुई वह वहाँ खड़ी रही। तब शंकु ने देखा कि उसकी पत्नी का पेट आगे को बढ़ा हुआ है। क्या एक और वजन चला आ रहा है? शंकु सन्नाटे में आ गया। उसने अपने आप को कोसा और एक गहरी सांस लेकर वह कारखाने की ओर फिर से चलने लगा। सुनो, भूलना मत, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु ने हाँ में सहलाया और चल पड़ा। 1 बजे मध्यावकाश की घंटी बजी। प्रत्येक व्यक्ति घरों, होटलों या चाय की दुकानों की ओर दोपहर के भोजन के लिए दौड़ा। अकेला शंकु ही एक ऐसा था जो कहीं नहीं गया। कारखाने के पश्चिम वाले कोने के खंभे के सहारे वह खड़ा रहा। उसके हृदय पर घटाएं छाई हुई थी और वह व्याकुलता से फटा जा रहा था। कुछ क्षण बीतते गए। छोटे कद का, बिल्ली जैसी आंखों वाला, संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखने वाला मोटा अंग्रेज इंजीनियर कमरे से निकला। उसने दरवाज़ा बंद किया और चला गया। सदैव की भांति उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी। शंकु के हृदय में आराम के साथ ठंडक पड़ी। कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु ने चारों ओर देखा। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह दफ्तर की ओर चला। कांच की खिड़की सदैव की भांति थोड़ी सी बंद थी। सोने की घड़ी मेज पर थी। वह कैसी चमक रही थी। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह अंग्रेज दोपहर के भोजन और नींद के बाद 4 बजे तक ही लौटेगा। एक अच्छा अवसर था। चारों ओर कोई नहीं था। 1 2 3 6 या 7 मिनट बीत गए। अचानक शंकु ने सोचा, मानो कोई उसे देख ले। तो डर ने उसे आगे धकेल दिया। वह कुछ कदम चला। उसने चारों ओर देखा पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। भारी आवश्यकताओं से विवश होकर वह कमरे की ओर चला। एक बार फिर उसने चारों ओर देखा। कहीं भी कोई नहीं था। उसका शरीर सिहर रहा था। उसका दिल धड़कने लगा। 1 सेकंड बीता। उसने हाथ आगे बढ़ाया और सोने की घड़ी उसके हाथ में आ गई। घबराई हुई आंखों से उसने जल्दी से जांच पड़ताल की। कोई भी नहीं था। कांपते हुए उसने अपनी घड़ी अपने पजामे की जेब में रख ली। उसने अपनी सांस रोकी और जल्दी जल्दी में आगे चला गया। लगभग 10 कदम के बाद उसने पीछे देखा। तब उसने किसी को पूर्वी बरामदे में जल्दी जल्दी चलते देखा। स्पष्ट था कि वह टाइम कीपर के कार्यालय की ओर जा रहा था। उसने सब कुछ देख लिया होगा। शायद वह फाटक पर पहरेदार को खबर करने जल्दी जल्दी जा रहा था। हे ईश्वर, क्या वह कोई गड़बड़ कर बैठा है? शंकु पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। सोने की घड़ी उसकी जेब को एक अंगारे की तरह जलाती हुई अनुभव हुई। वह घड़ी उसकी नसों में चिंगारी भर रही थी। सारी दुनिया लपटों में जलती हुई उसके चारों ओर लट्टू की भांति घूमती हुई मालूम पड़ रही थी। रेत के प्रत्येक कण से ज्वालाएं उठ रही थीं। ठंडक के लिए कोई छाया नहीं थी। प्रत्येक वस्तु जल रही थी, जल रही थी, जल रही थी। शंकु भाई, तुम यहाँ खंबे की तरह से क्यों खड़े हो? शंकु चौंक कर घूमा तो देखा कि पास में माधवन खड़ा हुआ है। शंकु हकलाकर बोला, कोई बात नहीं, बिना काम के। चल झूठे कहीं के, माधव ने हंसकर कहा और अपने काम की ओर चला गया। उसने जाकर चोरी की रिपोर्ट अवश्य कर दी होगी। मेरे ईश्वर, शायद सब लोगों ने उसे देख लिया होगा। कारखाने के पूरे 800 कर्मचारी शोरगुल के साथ उसे घेर लेंगे। वे उसकी ओर नफरत की दृष्टि से ताकेंगे। वे उस पर चढ़ाने वाली आवाज़ें करेंगे, चोर चोर। फिर उसे गोरे अफसर के सामने ले जाया जाएगा और उस पर बेहद डांट फटकार पड़ेगी। कितनी कठोरता से वह उसे घूरेगा। शंकु को अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वर्की नामक कर्मचारी को तो एक पुराना छाता ले जाने के कारण ही नौकरी से निकाल दिया गया था। एक निष्ठुर भय शंकु के दिल में समाता चला गया और उसका दिल मानो विचारों से ठहर उठा। टाइम कीपर के दफ्तर के प्रवेश द्वार पर चौकीदार इंतजार कर रहा होगा। वह चौकीदार शंकु को पकड़ लेगा। नहीं,
उस राह में खतरा है। वह शंकु उस घड़ी को उसके स्थान पर वापस रख देगा। एक जलता हुआ अंगारा जैसे उसे जला रहा था। परंतु दोबारा सोचते उसने मन ही मन कहा, ओह नहीं। उसने अपने मन में अंतिम निर्णय कर लिया। अब वह कार्यालय कमरे के पास था। खिड़की अभी भी अध खुली थी। शंकु ने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी जेब से जल्दी से सोने की घड़ी निकाली। उसका हाथ सफ़ेदा के पत्ते की भांति काँप रहा था। उसको एकाएक अपने घर का और बिना चुका हुए कर्ज का ध्यान आया। क्या किया जाना चाहिए था? क्या हो सकता था? शंकु का लगा मानो उसका दम घुट रहा है। उसके पीछे पैरों की आवाज़ थी। कोई वापस आ रहा था। उसने घड़ी मेज पर रखी और तेजी से बाहर चला गया।